Hello, good morning students and guys Good morning, sir. who is watching this video. I'm going to represent it today. That is a real number and 11 May 2020. That is a today is a Monday. First of all, I'm going to start the topic. I give you a motivational speech about some things. Now you can pay attention toward me. Now please, my dear student, जीवन में दो पहलू होते हैं। आपके 24 ईयर्स स्टार्टिंग, आपको 10 ईयर्स तक तो पता ही नहीं चलता बिकॉज यू आर जस्ट लाइक ए चाइल्डहुड। 24 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर तक भी हो सकता है, 70 ईयर्स भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ। यहाँ पे जीवन के दो चीज़ होती है। अगर यू आर वर्किंग, आप 10 दो प्रकार के स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ ताकि तुरंत आप समझ जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर मैं टॉपिक पे आऊँगा। दो प्रकार के स्टूडेंट की बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग होते हैं, 10 साल की अवस्था के आसपास, या मैं मान के चलूँ कि जब मुझे एक IQ लेवल आ जाता है और इस दौरान पे मैं 6 क्लास के आसपास रहता हूँ, 6 क्लास मेरी रहती है। इसके बाद 24 आवर में मैं BSc ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, कंपटीशन की तैयारी करके किसी जॉब के लिए हम लोग जॉब की लाइन में खड़े होते हैं। तो ये बात नोटिस करिएगा, 10 साल की अवस्था से लेकर के 24 साल की उम्र के बीच में अगर आप हार्ड वर्कर, यू आर जस्ट हार्ड वर्कर स्टूडेंट, अगर आप हार्ड वर्किंग करते तो निश्चित है आपको, आपका जो आपने स्टडी की है, जो हर अलग अलग क्लास से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान आपके पास आ जाएगा और यू आर पोस्टेड आज जस्ट अ न्यू जॉब। किसी भी नई जॉब में आप पोस्टेड हो जाएंगे, अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप स्वयं का अपना सेल्फ एम्प्लॉयड में जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में भी जाना चाहते हैं, आप किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी वर्क को आप कर सकते हैं। और उसके बाद की जीवन आपकी 24 आवर से व्हेनेवर यू आर गेट टू मैरी टू समवन, अगर आपकी शादी होती है, उस शादी के बाद आपके बच्चे होते हैं, उसके बाद एक फैमिली बैकग्राउंड, तो वो जिंदगी जो रहती है वो बहुत ईजी हो जाती है। मीन्स यू आर हार्ड वर्किंग between 10 to 24, then you get the easiest life for 24 to 60, 70, 80. What is the last life of your life? तो यहाँ पे easy रहती है, but you are playing, you are not working hard, or you are going to just play. Second one is you are a playing student, आप play करते हैं, you are wasting your time, time का waste करते हैं, you are just enjoying your life, then it is to be hardness. आपके पास जीवन में आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास कोई काम नहीं होगा, एक एक रोटी के लिए आज मोहताज हो सकते हैं। निश्चित है कि आप या तो एग्रीकल्चर लैंड में जाएंगे तो वहाँ भी कोई काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास IQ होगा ही नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तब आपकी जीवन क्या होगा, जो 24 आवर से अगर 60 ईयर्स को हम मिनिमम मान के चले तो आपका, इसको कहते हैं हम लोग 36 ईयर नहीं लोग। 36 ईयर का आपको हार्डनेस चाहिए या आपको 14 ईयर्स का हार्डनेस चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। 36 ईयर जब आपके पास पैसा नहीं है और आपके परिवार कहते जाइए सब्जी लेके आइए, आपको ये वस्तु की डिमांड करनी, आपकी फैमिली आ गई, फैमिली बार बार डिमांड करती, फैमिली बाद बच्चे हो गए, बच्चे आपसे डिमांड करते, आपके पास कोई काम नहीं, क्योंकि यू आर जस्ट लाइक इलिटरेट पर्सन, आप लोग अशिक्षित आदमी हैं। जो अशिक्षा आपके पास है, आपके पास काम नहीं है, आपकी फैमिली आपकी डिमांड करती है, आप उसको कैसे पूर्ण करेंगे, आपको सोचने की आवश्यकता। डिमांड बार बार आ रही है, आपकी फैमिली डिमांड कर रही है, बच्चे आपके हो गए, बच्चे आपकी डिमांड करने लगे, आपके साथ आपका परिवार बहुत बड़ा जुड़ के तैयार हो गया, लेकिन आपके पास ना तो मनी है, क्योंकि यू हैव नॉट नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है। वो जो स्वर्णिम टाइम था 14 ईयर, वो आपने एंजॉइंग करने में वो अपना वेस्ट कर दिया, आपने स्टडी नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने अपना कोई भी दिमाग जो था स्टडी पॉइंट की तरह स्कूल की तरफ लगा करके आपने एंजॉय करने में लगा दिया। आप चाहें इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर 24 आवर्स एंजॉय करिए। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, गाड़ी होगी, बंगला होगा, अच्छी जगह होगी, 30-40 हज़ार रुपये पर मंथली आते होंगे, आपकी पूरी फैमिली सेक्टर हो जाएगी, अच्छे कपड़े दे पाएंगे, भोजन अच्छा दे पाएंगे फैमिली के लिए, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट, एक एक बिंदु बहुत ध्यान से देखिए कि आपको डिसाइड करना होगा
कि अगर आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना है तो आपकी जो जीवन होगा, जो लाइफ होगी, दैट इज द वेरी इजीएस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू 24, 25, 26 ईयर टू द लास्ट ऑफ द लाइफ। तो वेन एवर यू आर डिसाइडेड टू बी, नॉट आई, आपको जीवन में निर्णय लेना होगा किस जीवन की लाइफ को आप आरामदेह बनाना चाहते हैं, किस जीवन की लाइफ को आप हार्डनेस करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कम टू द टॉपिक प्लीज। जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक बोलते प्राकृतिक संख्या होती है, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इट इज गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, एक से लेकर अनंत जाने वाली प्रकृति में मौजूद कोई भी संख्या को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिस नंबर का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या के लिए 32 की घातें हैं, n माने अनंत बार, 32 है उसकी n शून्य पर समाप्त हो सकती है, कारण बताइए, इसका हल हमें करना है। आइए आप चाहें आप लिख सकते हैं, दिया है प्राकृतिक संख्या n और दूसरा है 32 जाती n, क्या सिद्ध करना है, कारण बताना है, क्या है शून्य पर समाप्त होगी, तीसरा आएगा आपका हल। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आइए टॉपिक पे आइए, आप लिखेंगे 32 की घातें n, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 32 जाते n। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देन 2, 32 का मैंने मौखिक करना बताया था, 2 का भाग देंगे 32 में। देखिए कैसे करेंगे, इस बात को मैं दोबारा फिर शुरू करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले देखेंगे किस संख्या का इसमें भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग प्राइम नंबर लेते हैं, आभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह चलते। औसतन क्या होता है कि जब भी किसी संख्या को लिखा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा गुणनखंड जो होते हैं 2 से लेकर 11 तक होते हैं। लास्ट में एक आध गुणनखंड 13 का 17 का 19 का आ सकता है, लेकिन मैं मुख्यतः यहीं पे आता हूँ। तो हम 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग के लिए 2 का भाग का चयन करेंगे, भाग देंगे। 2 का भाग दिया, कितना आ गया 16, 16 में 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 8 बचा, 2 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 4 बचा, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जब लास्ट में कोई भी संख्या आ जाती है तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, उस संख्या का मल्टीप्लिकेशन सबका कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। देखिए ये बात और नोटिस करिए, कक्षा 4th 5th में यही चीज होती है। 4th 5th वाले स्टूडेंट भी अगर बैठे हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है कि गुणनखंड हो गया, 32 का गुणनखंड कितना होता है। तो आपको जो 4th 5th से पिकअप करके मैं आपको आपकी क्लास 10 तक के लिए लेके चलता हूँ। इस बात को नोटिस करिए, आपका कोई भी बेसिक पॉइंट आ रखा, मैं उसको वहीं से नहीं लूंगा, मैं उसको नीचे स्तर से आकर के और फिर लेने का प्रयास करूंगा ताकि पूरी तरह आपको क्लियर हो। अब नोटिस कीजिएगा, जब गुणनखंड हो गया उपरोक्त, अब आप बताइए 0 पर समाप्त होने का प्रतिबंध क्या है। नोटिस कीजिए, याद है आपको 0 पर समाप्त होने का प्रतिबंध बताया था कि जिस संख्या के गुणांक में गुणज में 2 और 5 हो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, और जिस संख्या के गुणज में 2 5 तो हो लेकिन 2 ना हो वह संख्या 5 पर समाप्त होती थी। मैंने कई एग्जाम्पल बताए थे, आप कृपया 5वीं वीडियो को जरूर देखिए रियल नंबर की। तो ऊपर क्या है इसमें जो नोटिस करना है, 0 पर समाप्त होने का प्रतिबंध है कि किसी संख्या में किसी संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 तथा 5 का गुणज हो, 2 का गुणज हो और 5 का कम से कम एक बार, वह संख्या 5 पर किसी भी संख्या पर 0 पर समाप्त होने का प्रतिबंध है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में जब गुणनखंड करेंगे में कम से कम एक बार 2 और 5 का गुणज हो, वह 0 पर समाप्त होती है। ये इसका रूल है।
किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए जो रूल है वही है कि किसी भी संख्या की गुणज में जब गुणनखंड करेंगे, गुणा में खंड खंड कर देंगे, विभाजन कर देंगे, किसी भी मान को, संख्या को, प्राकृतिक संख्या एक से जाकर के अनंत से जाती, उस प्राकृतिक संख्या 32 भी अपने आप में प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसको जो हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने में उसके जो गुणज होगी, गुणा में लिखी गई संख्या, देखिए संख्या है, ये संख्या 32 है, 32 को हम गुणनखंड कर रहे हैं, ये गुणनखंड में लिखा है, लेकिन इसके गुणज जो है वो 2 2 2, ये अगर मैं बात करूँगा 10, तो 10 संख्या, 10 को जब हम तोड़ेंगे 5 गुणे 2, जबकि 5 मत लिखिएगा प्लीज, पहले लिखिए छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, 2 पंचे 10, तो ये हमने गुणा में खंड कर दिया, इसे कहते हैं गुणनखंड, गुणा में खंड कर दिया। किसी भी प्राकृतिक संख्या को जब हम गुणा में खंड कर देते, विभाजित कर देते, लिख देते, उसे कहते गुणनखंड। इस गुणनखंड में 1 2 दूसरा 5 गुणज आया, गुणनखंड में लिखी गई संख्या को गुणज कहते हैं। तो इन सबको 2 और 5 को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनको हम गुणज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है कि आपको नोटिस करने जाइए। अब हमारी बात आती है उपरोक्त संख्या के गुणनखंड में दो तो है परंतु 5 नहीं है, अतः 2 तो है आपका लेकिन 5 नहीं, आप देख लीजिए, अतः 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही उसे चाहिए। उसे चाहिए था कि आप बताइए क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं। क्यों? किसी भी संख्या का आप गुणनखंड कर लें तो गुणनखंड में जितने भी गुणज आते हैं उस गुणज में से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए। अगर 2 एक बार और एक बार 5 है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अगर केवल आपका 5 है तो वह संख्या 5 पर समाप्त होगी, 2 ना है तो वो संख्या। इसके अलावा अगर इसके अलावा ये दोनों नहीं होते, 5 और 2 नहीं होते हैं या 5 नहीं होता है, 5 अगर होगा तो 5 पर समाप्त होगी और 2 नहीं होगा, 5 और 2 दोनों होंगे तो 0 पर समाप्त होगी, और अगर 5 होगा नहीं तो वह संख्या 1 2 3 4 6 7 8 9 इस पर से किसी भी अंक पर समाप्त हो सकती है। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक P और Q को P बराबर a b की घात 3 तथा Q बराबर a Q के रूप में व्यक्त करें, जहां a और b अवाच्य संख्या है, तो लासा ज्ञात करें। आइए इसका हल कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट। हल करने के लिए देखिए 2 पूर्णांक है, मैंने बताया था कि आप कैसे लिखते हैं, मैंने बता रखा था, दिया लिखिए, दिया है P और Q, P बराबर a b की घात 3, Q बराबर a की घात 3 तथा ज्ञात करना है लासा और हल तीसरा है, ये आपको मैं बता रखा हूँ। Q इज इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट, a की घात 3। अब मैं आपको दोनों मासा लासा दोनों, उन्होंने लासा पूछा है, मैं दोनों ही ज्ञात करना बताऊंगा। मासा में मैंने बताया था जब भी कोई भी संख्या चाहे चर हो चाहे अचर, वह घात के रूप में लिखी है, चर अचर संख्या कोई भी हो वह घात के रूप में लिखी हो, तो उसके लिए जो रूल लगती है, जो रूल का प्रयोग करते हैं कि कम से कम घात मासा पर और सबसे बड़ी घात लासा पर कहलाती है। यहाँ घात सिंगल है, यहाँ घात 1 है, यहाँ 1 अंदर नोटिस करिए 1 की 1 घात है, यहाँ 1 की 3 घात है, यहाँ b की कितनी घात है माय डियर स्टूडेंट 0, ये नोटिस कर लीजिएगा, जीवन में पर्याप्त में याद रख लीजिएगा। हमने बताया था कि जब भी कोई भी संख्या आपको लिखना है, अगर आपको कोई डाउट हो तो घात में लिख लीजिएगा। अगर कहीं पर किसी भी अंक की घात नहीं है तो वहाँ पे घात क्या मानी जाती है 0, क्योंकि आपको पता है कि a की घात 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कहा a की 3 घात है, a की घात कितनी है 3, a की 3 जब घात है तो हम लिख सकते हैं a की 3 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे चलेंगे, आपको b की घातें प्रयोग करना है, तो a बराबर किसी भी मान की 0 घातें हो सकती है, तो b की घात 0,
मतलब यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड वन इज ए। अब ए और बी की बात करेंगे तो ये बात हमेशा जान लेना, जब भी ए और बी आता है तो वो क्या होता है, हमारी क्या संख्या होती है, अचर संख्या होती है, संख्या में होती। ए बी सी को डिनोट किया जाता है ऐसे नंबर, एंड एक्स वाई जेड ऐसे अननोन नंबर, इन अननोन नंबर के रूप में कहते हैं। तो आप नोटिस करिएगा कि कम से कम घात पे होती है हमारी मासा। मैं दोनों चीज को स्पष्ट करा, चूंकि पूछा उन्होंने लासा है, मैं आपको जब आप हल करेंगे तो केवल लासा ही करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों चीज को लेकर चलो, लासा और मासा। मीन्स इसको कर निकालना है एससीएफ। तो ए की एक घात है, बी की घात 0 है, तो 0 को लिखना नहीं है आपको। अब आता है लासा। लासा मीन्स एलसीएम। एलसीएम क्या, अधिकतम घात, एक की घात 1, एक की घात 3, अधिकतम घात होगी 1 की 3, बी की 3, बी की 0, अधिकतम घात होगी बी की 3। नोटिस कर लीजिएगा, अधिकतम घात लासा कहलाती है और कम से कम घात मासा कहलाती है। अगर किसी में कोई भी अननोन नंबर, जिसे हम कहते हैं चर, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स नहीं आता है तो उसकी जगह हम लोग किसी की घात, जैसे मैंने बताया है यहाँ 1 की घात 0 थी, 1 की 3 घात थी। अगर मान लो यहाँ पे अकेला था तो इसका मतलब हमारा 1 का मल्टीप्लिकेशन है। 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 का किसी भी अननोन नंबर की चर की घात 0 बराबर 1 होता है, तो इसको हम 0 घात कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलेंगे, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ही प्रयोग कर रहा हूँ, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अधिकतम घात लासा और कम से कम घात मासा, नोट कर दिए। अतः आप प्रश्न लिखेंगे, अतः लासा क्या होगा, 1 की घात 3, बी की घात 3। अतः पी और क्यू क्या है, पूर्णांक का लासा 1 की घात 3 और बी की घात 3। तो मैं बात कर चुका था, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 96 तथा 404 का मासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य, अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर, ये बात पहले आ चुकी है। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा, हल इसमें करेंगे। उसी प्रकार से आपको दिया वगैरह लिखना होगा, मैंने आपको बता दिया है। दिया है संख्याएं 96 तथा 404, हल करना है या ज्ञात करना है मासा एससीएफ। और अब आएगा तीसरा हल हम करेंगे 96 तथा 404। आप चाहें आगे 96 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, वो आपको देखना है। 404 का आपका गुणनखंड क्या होगा उसको लिखना है। फिर हम यहाँ पे मासा लासा दोनों निकालना बताएंगे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मासा ज्ञात करना है लेकिन हम दोनों चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 96 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं आपको याद होना। सबसे पहले हमारी संख्या होती 2, मुझे एक संख्या एक स्टेप बाय स्टेप मिलती है। सबसे पहले 2 संख्या मिलेगी, अगर आप चेक करिएगा 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग चला जाएगा, अंत पर 3, 5, 7 इस तरह से मिलेगी। जिस संख्या के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। एम आई राइट। 2 चौके 8, 4 1 बचा, 2 8 16, ठीक है। 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8। जब तक 2 से भाज्य होता तब तक रखेंगे, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 6 दूनी 12, 2 2 3 6, 3 एकम 3। जब भी मान मिल जाए आप एक बार मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6, 12 24 दूनी 48 दूनी 6। आप एक बार सुनो, गुणनखंड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लिया करें क्या सही है गलत है, नहीं तो हो सकता है पता चला आपसे गलती हो गई। 404 इसका भी होएगा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से भाग जाएगा। चेक कर लें क्या क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है, पुष्टि नहीं चाहिए। 202 2 का फिर करेंगे 101 101, यहीं पे जाके समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। आप ध्यान रखें, आपको जब भी नोटिस करना है, अब 101 का हम भाग देंगे, संख्या बचेगी हमारी 1। जब भी नोटिस करिए सबसे पहली संख्या 2 है, 1 2 3 4 5 1 2, सबसे ज्यादा 5 बार लिखी है, तो आपको सबसे पहले 2 को प्रेस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। नोटिस करिएगा इसके बाद क्या आ रहा, 3 1 टाइम आ रहा। यहाँ कोई संख्या नहीं आएगी क्योंकि 3 के बाद है
3 के बाद कितना है 101। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, उस संख्या के नीचे ही वही संख्या लिखें ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो सके। अब मासा क्या कहलाता है, इसे कहते हैं मासा या एचसीएफ। दोनों में कॉमन 2 या 3 संख्या दी है, तीनों संख्याओं में कॉमन जो कहलाता है उसे हम मासापा कहते हैं। 2 2 कितना कहलाता है 4। जी हाँ। अतः किसी भी उपरोक्त संख्या का मासापा मान 96 और 404 का मासापा कितना होगा 4 होगा। पहला आंसर आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अब अगर आपको लासापा ज्ञात करना है, मैं लासा भी ज्ञात करना बता रहा हूँ साथ में, इसको कहते हैं एलसीएम। अगर आपको ये ज्ञात करना तो इसके लिए रूल क्या होगा, मासापा, नोटिस कर लीजिए, इसके लिए मैंने रूल बताया था आपके लिए सबसे बेस्ट। सबसे पहले आप मासा लिख दीजिएगा, मासापा के बाद बाकी बची संख्या, बची गुणांक में संख्या, गुणज में संख्या, जो बाकी बची संख्या वो क्या हो गई, मासा कितना हो गया हमारा 4, बाकी कितना बचा 1 2 3 टाइम 2, 1 2 3, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 101। इसका जो भी आपका गुणांक होगा, आप गुणा करने के बाद जो अंक होगा, बार बार गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो अंक होता है उसे कहते हैं गुणांक। तो गुणांक होगा वह आपका लासापा, मीन्स मासापा कॉमन संख्या मासापा, और लासापा होगा, मासापा तो होगा ही, मासापा के बाद बाकी जितनी भी संख्याएं बची हैं वह समस्त संख्याओं का गुणा आपका लासा कहलाता है। नाउ नोट इट डाउन कर लें प्लीज, नोट डाउन कर लीजिए। इम्प्रूव योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हमने इसको इसलिए शामिल किया है, यहाँ पे 3 नंबर का प्रयोग किया गया। आप लिखेंगे, आपको लिखने के लिए आपको आज़ादी है, जब भी आप कहें आप एक काम किया, लिखने के लिए हमने बताया था, आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया करें, या हल्के आगे से नीचे से भी आप ले सकते हैं, सपोज दैट। उसके बाद दूसरी लाइन छोड़ दी, नंबर 1 लिखा है, आप लिखेंगे दिया है, दिया में आपने क्या लिखा ये नोटिस कीजिएगा। नंबर 1 60, 84 तथा 108 संख्याएं, एक लाइन यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, लासा, लासा माने एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, माशा, मासा मीन्स एचसीएफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आ जाएगा, आपने एक पेन का यूज़ कर लिया, दूसरा पेन जिसमें आपको हेडिंग का प्रयोग करना था, हेडिंग करने के लिए हम लोग ABC का प्रयोग करते हैं। मैंने बता रखा था, अगर हल्के सामने लाइन छोड़नी छोड़ दीजिए, लेकिन इसको पहले नोटिस करिए, मेन हेडिंग पहले आएगी, उसके बाद सब हेडिंग आएगी। यहाँ पे क्या होगा, दिया है, सपोज दैट आपको मैं बता दूँ दिया है, उसके बाद लाइन नीचे लाइन आ जाएगी, ए के सामने बीचे आएगी, हल करना है या ज्ञात करना है। इससे टीचर के दिमाग में आपकी बुद्धिमत्ता को लेकर के अच्छा इफेक्ट डालता है। इसके बाद फिर यहाँ पे हल करना शुरू करें। आप इस तरीका को देखिएगा, यही तरीका आपको अपनाना, चूँकि मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं रहती इसलिए मजबूरन हम इसको नहीं कर पाते, तो आपको इस सिस्टम को अपना के चलना, इस बात का निश्चित ध्यान। आइए टॉपिक चाहिए कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे संख्याएँ 3 हैं, 60। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, जब तक 2 का भाग जाएगा, जब तक 2 का भाग देंगे, फिर 3 चेक, फिर 5, फिर 7, इस तरह चलेंगे। 0 है, 2 का भाग जाएगा, 2 3 6 0, 2 का फिर भाग जाएगा 0, 15, 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 6 3 का भाग जा रहा, 5 15, 5 1 5, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट लिया मैंने 84, थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा 84। अगर चाहें तो आप इसको रफ पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जहाँ बोर्ड कॉपी में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड कॉपी में आप आगे क्वेश्चन और हल जिस तरह मैं करता हूँ सेम आगे हम यहाँ पे बगल में उसी के साथ आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर को पता होना चाहिए कि आपने गुणनखंड किया है कि नहीं किया, इसलिए उसको गुणनखंड की नीड होती है। यहाँ पे 2 का भाग सुना जाएगा, देखिए 2 का भाग दे रहा है 4, 42 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 2। मैंने कहा था आप एक बार काउंटिंग कर लिया करो, 5 की 15, 3 दूनी 60, ठीक है, ताकि गलती का रिवाइज हो जाए। अगर कोई गलती कर देंगे फंस जाएंगे, उत्तर गलत हो जाए। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1
अब हमारा 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं बचा है। यहाँ पे ए आता 2 1 3 3 के पहाड़ा में 3 का भाग जाएगा, 30 7 21 और 7 1 7। नेक्स्ट 108 में अंत में इकाई अंक पर 2 आया है, 2 का भाग चला जाएगा। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 का भाग फिर देंगे, 2 दूनी 4 7। देखिए अब आपका 7 दोनों 3 का भाग जा रहा, 3 से भाग 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3 मल्टीप्लाई 3 का 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108। ठीक है, हमें गलतियों को रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता। अब हम लिखेंगे गुणनखंड। 60 बराबर क्या रखा, 60 पहला 60 है, दूसरा 84 है, थर्ड वन इज 404 नहीं 108। नाउ आई वुड राइट द एवरी गुणज। यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 2 बार आया, बराबर बार है, कोई बात नहीं। अगर जिसमें सबसे ज़्यादा बार आता है उसके बारे में विशेष ध्यान रखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए 3 1 टाइम एंड 3 टाइम। तो मैं सबसे पहले मुझे नीचे जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हमें सबसे पहले सेट करना पड़ता, ताकि हमें गैप आ जाएगा। अगली संख्या जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, नोटिस कर लीजिए। आप जब भी किसी भी नंबर को चेक करते हैं, अगर 2 संख्या दी है तो आसान है, 3 संख्या दी तो उससे ज़्यादा कठिन है। तो आपको एक बात जान लीजिए, अगर 3 संख्या दे रखी है, 2 संख्या दे रखी तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रखी, पहले मैं 2 को देखूंगा, तीनों में दोनों को इक्वल आया। मैंने देखा कि तीसरे वाले अंक में 3 टाइम आपका 3 आया, तो सबसे पहले मैं उसी को सेट करूंगा। 1 2 3। यहाँ कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। ठीक है, एक लाइन बन गई। यहाँ पे कितने टाइम आया, 1 टाइम आया, ताकि एक लाइन में आ सके। इसके बाद 5 को मैं काट दूंगा। अब 3 के बाद अगला नंबर होता है 5। तो 5 क्या है, 5 आएगा। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यहाँ पे 5 लिखना, 1 टाइम 5। अब 5 यहाँ भी हो जाएगा, एम आई राइट। अब 7 आ रखा तो 7 कहाँ पर लिखेंगे, ऐसे, ताकि इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि सब एक लाइन में आ जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, सभी एक लाइन में। अब आपका जब सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करना हो जाएगा। अगर 2 नंबर होते हैं तो पहले आप दोनों में से जो कॉमन है दोनों को करिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद अगर आपके पास किसी भी, यहाँ सपोज दैट यहाँ पे संख्या में 3 लिखा होता, सपोज दैट मैं सपोज दैट करूं, तो आप डबल का भी क्या करते, इस तरह से कॉमन्स का हाईलाइट करते। लेकिन यहाँ 3 नहीं लिखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस चीज़ को हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपको मासा और लासा, इसी के नीचे चूंकि मासा लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मासा। मासा दैट इज कॉल्ड द SCF। मासा क्या है आपका, 1 टाइम कॉमन। तीनों, अगर 3 संख्या दी है तो तीनों संख्या में उभयनिष्ठ या कॉमन मासापा कहलाता है। 2 संख्या को उभयनिष्ठ नहीं कहा जाएगा, नोटिस कर लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम 1 2 सॉरी नेक्स्ट वन इज 3, अगला 3 1 2 2 बार 2 और 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना होगा आपका, नोटिस कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका आंसर क्या आ गया, मासापा 12। अब आपको निकालना लासापा। लासा निकालने के लिए मैंने आपको नियम बता रखा है कि सबसे पहले आप मासापा लिख लीजिए। मासा के बाद अगर ये बात समझना, ये नोटिस करिए, अगर किसी भी स्थिति में, मैं रेड पेन का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सकूँ। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपका 5 आ जाता, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का एक बार ज्वाइन कर लेते, मतलब उभयनिष्ठ। यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ कहलाते हैं, यहाँ 3 अवस्था, तो ये उभयनिष्ठ को 2 वाले को उभयनिष्ठ को यहाँ पे हम लिखते। नोटिस कर लीजिए, अगर 3 संख्या दी है तो तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ ही मासापा होगा। लेकिन 3 संख्याओं में अगर कहीं 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ होता तो वह मासापा नहीं होगा, उसे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब वो लासापा में लिखा जाएगा तो उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने समझाने का प्रयास मैं बार बार कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अगला नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई बाई 7। कैसे आया, नोटिस कर लीजिएगा। हमारा दोनों में कॉमन लासापा कहलाया। लासापा के बाद आप लासापा लिखेंगे, इसके बाद बाकी बची संख्या 3 3 5 7। अगर 2 बार कॉमन आया तो 2 बार कॉमन को एक बार लिखा जाएगा, ना कि 2 बार। अगर किसी 2 संख्या में कॉमन आती तो उसको एक बार, मैं भी एक एग्जांपल आपको कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब आपका क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वह लासापा होगा और उपरोक्त मासापा होगा। अंत में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, प्रयोग करके इतने का मासा तथा लासा पे ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे अतः 60, 84 तथा 108 का मासा 12 तथा लासा जो भी मान आए इतना होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर नाउ राइट डाउन।
जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन को लेकर के समझाने का प्रयास करूंगा कैसे हल किया जाए। सपोज दैट यहाँ पे 3 नंबर है ए और बी और सी, इनके गुणनखंड ए के क्रम से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 5, बी का क्या है 2 2 3 5 5 और सी का क्या है 2 3 3 5 5 6। मैंने बताया था इस बात का ध्यान रखें, जहां तक लास्ट में 2 आता है वो 2 एक साथ आना चाहिए, यहाँ से 2 है। इसके बाद बात देखिए, ये 2 का सेक्शन हो गया, ये नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 का सेक्शन है, देखिए यहाँ पे 5 का सेक्शन है मल्टीप्लिकेशन का, सिंगल से सेक्शन आपका 7 का है और लास्ट में सेक्शन किसका है 11 का। सेक्शन माने खंड, आपको अलग अलग खंड में लिखने पड़ेंगे ताकि आपकी गलती ना हो। अगर आप एक काम करेंगे एक साथ सभी संख्या लिख देंगे तो फिर आप कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। आइए इसे कॉमन निकाल करके हम मासा लासा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। आपको नोटिस करना है जब 3 संख्या दी है तो तीनों संख्याओं में कॉमन क्या होगा उसको पहले निकालें। 2 संख्याओं में कॉमन, देखिए यहाँ पर 3 2 3 का 2 संख्याओं में कॉमन है। सबसे पहले अगर 3 नंबर दे रखे या 4 नंबर दे रखे तो 3 या 4 में जितने भी नंबर कॉमन होंगे वो सबसे पहले निकाल। अब आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा कॉमन में, तो तीनों 3 संख्याओं में है तो तीनों संख्याओं में अगर कॉमन जो है उसे हम एचसीएफ कहते हैं, माने मासा। और अगर जान लीजिए अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं निकलती तो वहां पे मासा पर 1 होता है, ये भी नोटिस करें। 2 कॉमन है, मार्क कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और तो कोई है नहीं है, 5 नहीं है आगे नहीं, तो 5 के 15 दूनी 30। एलसीएम की हम बात करेंगे, लासा की बात करेंगे तो 30 तो आपका आ जाएगा। 30 के बाद में रेस्ट ऑफ द नंबर, यहाँ पे जो 3 टाइम तो कहला मासा पा, लेकिन जो 2 टाइम भी है वो भी इसी का अंक होगा 2, ये सिंगल बचा। यहाँ 3 इसमें आ गया मासापा में, ठीक है छोड़ दीजिए। यहाँ 1 2 टाइम मतलब ये पेयर है, एक बार पेयर है, इसको हम लेंगे। यहाँ पे ये मासापा में सिलेक्टेड हो गया, इसको मैं क्रॉस जो कर रहा हूँ वो मासापा के अतिरिक्त है, ये नोटिस करिए। जहाँ पे मैं टिक मार्क किया है गुड का वो आपका क्या है, ये सिंगल संख्या। जहां पे मैंने गुड मार्क किया है वो तीनों में कॉमन है, वो मासापा का हिस्सा है। लेकिन जहां पे मैंने क्रॉस लगाया वो 2 जगह कॉमन है, 2 जगह या सिंगल है। अगर आपको तीसरी बार में अगर सिंगल वाले को शो करना चाहता हूं तो मैंने एक 0 डॉट शो कर दिया। अगर नोटिस कर दी मैंने एक 0 डॉट शो कर दिया तो ताकि आपको स्पष्ट हो सके, तो यहाँ पे सिंगल है। तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन होता है, 4 संख्या है तो चारों में जो कॉमन होता है वो मासापा कहलाता है। जो 3 संख्या दे रखी तो तीनों संख्या में जो कॉमन होगा वो मासापा कहलाता है। लेकिन 3 का अतिरिक्त जो 2 में कॉमन है, सिंगल संख्या 2 में कॉमन, सिंगल यहाँ पे 2 में कॉमन, सिंगल संख्या और नेक्स्ट में सिंगल संख्या, इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपका लासा कहलाता। मासा पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती, लेकिन होती मान वास्तवता में छोटा उन संख्याओं से, और लासा पर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या होती सबसे बड़ी संख्या। ये नोटिस कर लीजिए ताकि हमेशा आपको याद रहे, कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान, कुछ मैदान इस प्रकार से है, नोटिस कर लीजिएगा जिसका हाल है। एक आयताकार मैदान 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है, तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें यहाँ लंबाई शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें चौड़ा है, इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स लगनी है, अतः इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। एक इसको आप जान सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, दूसरा आपका कितना है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार मैदान है, जगह है, कमरा भी हो सकता है, इसमें हमारी टाइल्स लगवानी है। टाइल्स की माप एक ही आएगी। तो मैं पहले आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं एक छोटा एग्जाम्पल, मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप एग्जाम्पल क्रिएट किया करें। एक 8 मीटर है और एक लंबाई है 12 मीटर, एक है 8 मीटर। आइए लगाते हैं टाइल्स। हम 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी
4 तिया 12, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो ये गलत लिखा गया है, तो इसलिए आपको 3 को क्या करना है, 3 को थोड़ी जगह छोड़ करके पहले लिखना पड़ता है। दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों साइड ये इसको कहते हैं हम लोग मासापा, आपको ज्ञात है 4 आएगा। अब आपकी बची संख्या कितनी है, 3 और 4, मतलब 4 इस साइड से भी और 4 उस साइड से। नोटिस करिएगा, इसका ट्रिक अलग है, लासापा का काम नहीं होगा। इसकी संख्या मासापा निकालने के बाद बाकी बची हुई संख्याओं का गुणांक जो होगा वह एक्चुअल कहलाता है टाइल्स हुई संख्या। आइए ज्ञात करते हैं। तो 4 की टाइल्स लगेगी, ये स्पष्ट हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पे आएगी केवल 2 टाइल्स है, यहाँ पे आएगी आपकी कितनी टाइल्स आएंगी, नोटिस कर लीजिए। 4 बाई 4 की टाइल्स लगेगी, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। नोटिस करिएगा, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी आएगा। आपकी कुल कितनी टाइल्स होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नोटिस करिएगा कैसे आंसर निकला, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक मेरी भुजा थी 12 मीटर, 12 फुट, 12 मीटर कुछ भी हो सकती, 12 की। दूसरी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर हो सकती, मीटर हो सकती, फुट हो सकती, कुछ भी मान सकते। एक हम एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को समझने के प्रयास करेंगे। मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को समझ पाएं। उस भुजा में मैंने मासापा निकाला, तो मासापा हमारा कॉमन आया, 2 दूनी 4, 4 बाई 4 की टाइल्स लगेगी। तो 4 यहाँ भी आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कुल कितनी टाइल्स लगी, 6। 6 संख्या कैसे आ रही, क्या 6 संख्या, तो आप नोटिस कर लीजिए, मासापा को छोड़कर बाकी बची संख्याओं का गुणांक ही हमारा 6। यहाँ एक सवाल का सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या, दो चूंकि एक जब भी हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2 संख्या ही आएगी, एक लंबाई दूसरी चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई में आपका गुणनखंड करने के पश्चात जो सबसे बड़ी संख्या मासापा होगी वह तो कहलाएगी टाइल्स की लंबाई, वर्गाकार की लंबाई चौड़ाई, मीन्स वर्गाकार माने भुजा। और बाकी बची संख्याओं का गुणा, बाकी बची संख्याओं का गुणा हमारी टाइल्स की गुणांक कहलाएगी। नोटिस कर लीजिए, ये आपका एक नया नियम हमने क्रिएट किया है। कैसे करते हैं इस बात का ध्यान रख लें, जब भी किसी भी वर्गाकार या आयताकार क्षेत्रफल में कोई भी टाइल्स लगानी है तो आप उन संख्याओं का गुणनखंड कर दें। जो मासापा निकलेगा, जिसे हम कहेंगे एचसीएफ, वह कहलाता है हमारा टाइल्स का वर्गाकार होना, बाय टाइल्स की अधिकतम लंबाई, और जो बाकी बची संख्या होगी वह उसके संख्या मान नवों की संख्या होगी। आइए, चूंकि यहाँ पे क्या दे रखा, 18 मीटर प्लस 72 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर, 18 गुणे 100 प्लस 72, बाद में जुड़ जाएगा कितना, 1800 प्लस 72, कितना आ गया हमारा 1872। नोटिस करिएगा। उसी प्रकार आप दूसरे को बदलेंगे, 13 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। मैं जोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में, 13 मीटर तो है ही, प्लस उसमें 20 सेंटीमीटर और जुड़ा है, तो 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट, इसका क्या आएगा, 13 गुणे 100 प्लस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि इकाई एक होना चाहिए। जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल में प्रयुक्त की जाने वाली इकाइयां समान होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए, इसके बाद 20, ये कितना होगा, 1320 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि हमें 2 गुणनखंड निकालने हैं, 1872 सेंटीमीटर का और 1320 सेंटीमीटर का। आइए हम निकालते हैं, प्लीज। देखिए, मैंने गुणनखंड कर लिया था। आइए गुणनखंड के आगे बढ़ते हैं। 1872 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1320। 1872 में क्या है, 1 2 3 4 बार है, यहाँ 3 बार है। तो सबसे पहले आप 4 बार को सेट करेंगे, अधिकतम बार को 1 2 3 4, यहाँ 3 बार है, 1 2 3। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हम लोग इक्वल लगाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो नीचे वाले के हिसाब से सेट करेंगे, पहले वाले के हिसाब से सेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेट करेंगे इक्वल, यहाँ पे 3 कितने बार आया, 1 बार सेट कर लेंगे। इसके बाद 5 यहाँ पे आया, नहीं आया, यहाँ 5 1 बार आया, यहाँ 5 नहीं आया तो इसको हम हटा देंगे, 5 की जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर क्या आया, सेकंड संख्या में 11 आया। इसके बाद ऊपर साइड में हम क्या आएंगे, 13। नोटिस कर लीजिए, संख्या गिन लीजिए,
1 2 3 4 4 टाइम 2 ओके, 2 टाइम 3 ओके, सॉरी 5 यहाँ पे नहीं आया था, 5 नीचे आया था, तो 13 यहाँ पे आ गया, 3 टाइम 2 आया था, 3 टाइम 2 ओके, 1 टाइम 3, 1 टाइम 5 एंड 11 ओके, यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वह उस टाइल्स की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, वह टाइल्स की सबसे वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई होगी, जिसे हम कहेंगे वर्गाकार टाइल्स की भुजा कहलाती है। चारों भुजा बराबर होती है, ये आपको ज्ञात है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, आइए ज्ञात करते हैं। इसे कहेंगे मासा। मासा सबसे बड़ी भुजा होगी उस टाइल्स की, 2 2 इसमें कॉमन 2 एंड 3, 3 दूनी 6 12 दूनी 24 सेंटीमीटर उस टाइल्स की अधिकतम संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी। बाकी बची संख्या का गुणा हमारा कहलाएगा न्यूनतम टाइल्स की संख्या। यहाँ मैं कर रहा हूँ न्यूनतम टाइलों की संख्या। संख्या क्या होगी, बाकी बची संख्या। यहाँ पे बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 5 एंड 11, 5 एवं 11, 5 की 15 दूनी 30 और 11 तिया 33, 5 की 15 दूनी 30, 30 का शून्य है 30 है, ओ सॉरी 30 और मल्टीप्लाई बाय 13 का और मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर होगा वह टाइल्सों की संख्या होगी। नोटिस कर लीजिएगा, हमने एक एग्जाम्पल से सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जब भी आपकी यहाँ पे कहेंगे मीटर प्लस सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है कि मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 18 मीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर प्लस 72, 1872 सेंटीमीटर। यहाँ 13 मीटर है तो 1300 सेंटीमीटर कहलाएगा, 20 और जो 1320, दोनों के हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद फिर निकालेंगे मासापा, जिसे हम कहते हैं कॉमन। कॉमन जो कहलाता है उसे मासापा कहलाता है। मासा सबसे बड़ी टाइल्स की संख्या होगी, जो लंबाई चौड़ाई होगी उस टाइल्स की, मीन्स भुजा, क्योंकि आपको वर्गाकार टाइल्स की बात करनी है तो उसकी भुजा बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में 3 3 दूनी 6 12 24 सेंटीमीटर की आपकी टाइल्स होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। और बाकी बची 3 2 5 11 30, तो 3 2 5 11 30 इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मान प्राप्त होगा, अगर आप करना चाहें तो मान भी आपका स्पष्ट आ जाएगा। 330 मल्टीप्लाई बाई 13 दैट इज इक्वल टू 4290, 4290। यहाँ पे टाइल्सों की जो संख्या होगी 4290 होगी। आप स्पष्ट कर लें, जो टाइल्स लगेंगे वो उस एरिया में जो टाइल्स लगेंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 4290 होगी। आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो फिर आप दोबारा फिर हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल को जो मैंने समझाया था उसको समझ लें। मासापा के अलावा, इसमें लासापा का काम नहीं, मासापा को हटाने के बाद बाकी बची संख्या जिसको हम लासापा में ऐड करते थे उन सभी का गुणांक ही आपकी टाइल्सों की संख्या होती है। या फिर आप कर दें एक वर्गाकार टाइल्स कुल एरिया निकाल लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। कुल एरिया कितना होगा उसको मल्टीप्लिकेशन से निकाल लें और एक टाइल्स का भाग देते तो भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी वो भी, ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, इसमें आप 24 का भाग दे दें। 24 का भाग देने के बाद जो संख्या बचती है, क्योंकि 24/24 है, एक संख्या की 24 साइड है 24 साइड है, 24 गुणे 24 का भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी वो आपका आंसर होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याओं 150 तथा 100 का मासा 50 है तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए 4 आती हैं संख्याएं, मासा और लासा। इन सब में क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है संख्याओं का गुणनफल 2 हो सकती 3 हो सकती बराबर लासा गुणे मासा, ये संबंध होता है। 2 भी संख्या हो सकती, 3 भी संख्या हो सकती, 4 भी संख्या होती थी। जितनी संख्याएं, उन संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। ये नोटिस करें, ये इसका सूत्र होगा। अगर हम कह दें यहाँ पे संख्या 2 है तो क्या सूत्र बन जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा दैट इज द एलसीएम एंड मासा।
पहली संख्या कितनी है 150, दूसरी संख्या कितनी है 100। मासापा कितना है, सपोज दैट लासा में छोड़ दिया तो लासापा को सपोज दैट x मान लेते। अब मान लीजिए मासापा क्या 50। वैसे बहुत से लोग क्या लिखते हैं कि लासा बराबर पहली दूसरी संख्या बटे मासा। हमें ऐसा नहीं, हम पूरा एक इक्वेशन में लिख देते हैं, समीकरण जैसा लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद हम संख्या को ट्रांसफर करते हैं। मान कि हमें वैल्यू निकालनी x की, x के साथ 50 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या में आएगा, डिविडेंड में आएगा। 150 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू x। 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15 3 3 10 300 300। अतः नेक्स्ट आ जाएगा, अतः 150 तथा 100 का लासापा कितना होगा 100 300 ये रूल आ जाता है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का हमारा मासा लासा है, तो उसको बड़ी आसानी से साथ निकाल सकते हैं। तो जब भी आप ध्यान रख लें, जब 4 चीज़ें दी हों, संख्याएं दी हों, मासा लासा में किसी एक चीज़ को अज्ञात किया और ये बात जान लो, जिस सिस्टम होता है किसी एक बिंदु को अज्ञात किया जाता है। एक संख्या को अज्ञात किया हो सकता है मासा लासा दे दिया जाए, एक संख्या दे दी जाए, दूसरी संख्या पूछ ली जाए, आपका लासापा दिया जा सकता था, मासापा पूछा जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता था। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी दो संख्याएं, दो से अधिक संख्याएं दी रखी हैं तो उनमें से किसी भी चीज़ को, पूरे सिस्टम में से एक को अज्ञात किया जाएगा ताकि आपको उसको बड़े आसानी से ज्ञात कर सकें। ओके, नाउ नोट इट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 210 तथा 55 के मासा को 210 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 55 x के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सके तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं कितनी बेटा 210 है, दूसरी संख्या कितनी 55। सबसे पहले गुणनखंड करके इसका लासा मासा हम निकाल सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। 210 का गुणनखंड करेंगे, 0 का 2 का भाग जा रहा, 0 है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 6 3 का भाग जाएगा, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 5 15, 5 3 8 नहीं भाग जाएगा, 5 करेंगे, 5 7 35, 7 एकम 7, 7 35 किया, 35 70, 7 किया 21, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है 55, 55 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 5 10, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 से शुरू होगा, 5 से भाग जाएगा, 5 11, 11 1। हम अब मान रखेंगे 210 बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ नीचे 2 है, नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ क्या है, नीचे छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है एक बार, यहाँ पे 3 भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ 5 आया वहाँ पे, तो यहाँ आपका 5 आ रहा, तो यहाँ वहाँ से 5 से शुरू हुई है, हमने बताया था। यहाँ पे आपका 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 छोड़ करके हम 11 करेंगे, क्योंकि संख्याओं के नीचे रखते मैं पहले बता चुका हूँ, ताकि गलती ना हो। प्रत्येक लाइन में आप लोग संख्या लिखने का काम किया करें। 5 इसके नीचे लेंगे। आप देखिए जो संख्या दोनों में, दो संख्या दोनों में कॉमन या एक सी मिलने वाली वही संख्या को हम लोग मासा कहते हैं। मासा, चूंकि तुम्हें मासा पर याद करना है, मासा बराबर आपका 5, इसे कहते हैं SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ उसने क्या कहा है कि मासापा को, मासापा कितना है, मासापा बराबर कितना है 210 गुणा 5 माइनस 55x। इसको मासा की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 5 इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 55x। चूंकि निकालना मान हमें x का है, x का यहाँ माइनस आ चुका है, तो इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 को साइड ले जाएंगे तो हम क्या आ जाएगा 55x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 210 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5। आगे और बढ़ चलेंगे। पहले आपको पता होगा बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मास, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एडिंग सब्सट्रैक्शन, इस तरह से आता बोर्ड मास का। एक और हमने बचपन में पढ़ी थी जब छोटे थे, काकर के पुनि जो उसका कहलाते हैं, एक रूल हमें बताया गया था, पुनि भाग दे फिर गुणा कर ले, काकर के पुनि भाग दे फिर गुणा कर ले, ता पीछे धन ऋण करे, यही भिन्न की रीत, हमें ऐसा पढ़ाया गया था। इसको ही बोर्ड मास के रूल में कहा जाता है, आपको पता होगा। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिंग, S फॉर सब्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द बोर्ड मास। तो उस नियम के अनुसार सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद ही फिर हम कुछ और करेंगे। नोटिस कर लीजिएगा। तो करेंगे 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 दूनी 10,
माइनस हम 5 करेंगे, घटा देंगे तो 1045 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो काम में आएगा डिविडेंड में। अब हम गुणा करेंगे एक एक संख्या से काट करके, इसको उत्तर निकालेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, बड़े आसानी से निकल आएगा। इसी के साथ हमारा आज लास्ट का टॉपिक समाप्त होता है। कल फिर हम दशमलव के शांत शांत परमेय संख्या सिद्ध करना आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप लोग याद है, रिपीट एंड प्रोसीड एंड रिपीट रूल को याद रखें। किसी भी सब्जेक्ट पर स्टडी की उसको 5 डे में, 7 डे में और 10 डे में रिपीट जरूर करें। हार्ड वर्क करें। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ये नई स्थिति कही जा सकती कि स्कूल कब खुलेंगे, लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलते, जब तक आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के सहयोग से आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर यूट्यूब वालों के लिए भी थैंक यू वेरी मच, और साथ में हमारे पूरे देश के लिए कि लॉकडाउन की स्थिति में अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए जो भी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपाय हैं उनको निश्चित करें और अक्षर से सरकारी आदेशों का पालन करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।